सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। यदि आप अपने जीवन में मेहनत, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर सफल होते हैं तो पूरा समाज, पूरी दुनिया आपके चित परिचित आपके साथ होंगे। और यदि आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो उसका व्यक्तिगत खामियाजा, व्यक्तिगत शोक सिर्फ आपको भुगतना पड़ता है, अपने आप को स्वयं में महसूस करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष संवाद सत्र में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गो सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर। कई सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलने वाला है। जैसे कि कई लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुगने से अधिक अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु क्यों आमंत्रित किया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सीट को घटाया गया है, ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा कई विषय ऐसे हैं जिसमें लिखा है कि नो कैंडिडेट अवेलेबल, ऐसा क्यों है। इसके अतिरिक्त कई लोगों का यह प्रश्न है कि इसकी कट ऑफ मार्क्स कितनी है, यानी प्रत्येक विषय में कट ऑफ कितनी गई। इसके अलावा कई लोगों के माइंड में यह डाउट है कि मेरिट लिस्ट कितनी गई, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स कैसे देखें, अपने मार्क्स कैसे देखें, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या ये फाइनल रिजल्ट है या नहीं है, क्या 25% सीटें बढ़ी हैं अर्थात नहीं बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने इतने अधिक अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया है। इस प्रकार के तमाम डाउट्स हैं, तमाम क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आपको इस सत्र में दूंगा। तो आप इस सत्र को धैर्यपूर्वक लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें अपडेट दिया गया है जो कि आज दिनांक 8 फरवरी 2022 का है। आप जानते हैं कल 8 फरवरी 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा का एक प्रकार से अभिलेख सत्यापन हेतु सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गो सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के दिनांक 28 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक संपन्न मुख्य परीक्षा के आधार पर विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में 3 गुना अथवा 2 गुना अभिलेख सत्यापन सूची यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आयोग की वेबसाइट जो कि ukpsc.gov.in है पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यानी किस कैंडिडेट्स ने कितने अंक प्राप्त किए मुख्य परीक्षा में, किस विषय में और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स कितनी गई। इसके अतिरिक्त संशोधित उत्तर कुंजी यानी अमेंडेड आंसर की, जिसे हम फाइनल आंसर की कहते हैं, यह अंतिम चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। यहाँ पर आप सचिव का नाम देख रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कर्मेंद्र सिंह। तो पहले तो आपको बता दूं कि जो कल 8 फरवरी 2022 को आयोग की साइट पर अभिलेख सत्यापन के लिए कैंडिडेट्स के अनुक्रमांक जारी किए गए हैं वह फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन यानी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स, संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम होने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर आएगी और वह तब आएगी जब अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 7 मार्च से जो शुरू होना है। तो पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर जान रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में वर्ष 2020 में प्रवक्ता के लिए भर्ती निकली थी तो यह मूल विज्ञापन है जो कि 9 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुई थी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें 544 पद सामान्य श्रेणी में थे और 27 पद थी महिला शाखा में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा पदों का जो विवरण था वो इस प्रकार से था। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल 544 पद थे सामान्य शाखा में।
सामान्य शाखा का मतलब है इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात इसमें जनरल मेल, जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, एससी मेल, एससी फीमेल, एसटी मेल, एसटी फीमेल और विकलांग जो भी होते हैं, यानी सभी लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो इससे सामान्य शाखा कहते हैं, अर्थात जनरल ब्रांच कहते हैं। इसमें कुल 544 पद थे और कुल 15 विषयों के लिए सामान्य शाखा में आवेदन मांगे गए थे। आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान और कृषि, कुल 544 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई थी सामान्य शाखा के लिए। इसके अलावा 27 पद महिला शाखा के लिए भी थे और दोनों पदों को आरक्षण हेतु कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। आरक्षण जो कि नियमानुसार दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग महिला शाखा की रिक्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से विज्ञप्ति थी। प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के विषयवार कुल पद थे 27 और यह विज्ञप्ति 8 विषयों के लिए जारी हुई थी। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, कुल 27 पद थे। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो कल रिजल्ट आया, यानी कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात अभिलेख सत्यापन के लिए लिस्ट जारी हुई, उसमें आप देख सकते हैं दुगने से अधिक अभ्यर्थी किसी विषय में बुलाए हैं, किसी में कम बुलाए हैं और किसी में तो जितने पद थे उनसे भी कम बुलाए हैं। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी में यहाँ पर 147 पद हैं, हिंदी में हैं। ये सारी लिस्ट है जो कि इस पर मैं कल भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आगे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस विषय में कितने पद बढ़े हैं, महिला शाखा में भी और सामान्य शाखा में भी, किस में घटे हैं, किस में बराबर हैं और ऐसा क्यों हुआ, आयोग ने दुगने से अधिक, दुगने से कम या किसी में सीटें क्यों घटाई। इस सारे डाउट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सत्र को आराम से देखने की कोशिश कीजिए। ये आप देख लीजिए यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल पद 544 थे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मैंने एक समरी बनाई है ताकि आप इससे स्पष्ट समझ पाएंगे कि किस विषय में कितने पद बढ़े हैं, घटे हैं या कितने गुना अधिक बुलाए हैं। क्या हाफ प्लस बुलाए हैं, 1 गुना अधिक बुलाए हैं, यानी दुगने बुला रखे या दुगने से अधिक बुला रखे हैं, किस में घटे हैं, किस में बढ़े हैं। इसमें मैंने 5 कॉलम बनाए हैं। पहले क्रम संख्या है, दूसरे में विषय का नाम है, तीसरे में है रिक्तियों की संख्या, यानी जब विज्ञापन जारी हुआ था 2020 में 9 अक्टूबर को, उस समय किस विषय में कितने पद थे। और कल 8 फरवरी 2022 को जो अभिलेख सत्यापन हेतु सूची जारी की गई है उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, इस लिस्ट में है यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में। 5वें कॉलम में मैंने बताया है कि रिक्तियों की संख्या दोगुने से कितने अधिक है या कम है। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी विषय की बात करें तो इसमें मूल रूप से जब विज्ञापन जारी हुआ उस समय 74 पद थे, 74 इसमें सीट थी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए 142 लोगों को बुलाया है, दुगने से 6 कम। ठीक है, यानी 74 इंटू 2 बराबर 148 होता है, तो 6 कम बुलाए हैं। हिंदी में 84 पद थे तो इन्होंने 165 बुलाए हैं, यानी 3 अधिक बुलाए हैं दुगने से। संस्कृत में 21 पद थे मूल विज्ञप्ति में, इन्होंने बुलाए हैं 51, 9 अधिक बुलाए हैं दुगने से। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में कुल पद 64 थे, इसमें 75 बुलाए हैं, लेकिन इसमें दुगने नहीं बुलाए बल्कि केवल 11 अभ्यर्थी अधिक बुलाए हैं। 64 के बजाय उन्होंने 75 बुलाए हैं, तो केवल 11 अभ्यर्थी अधिक बुलाए हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 57 पोस्ट हैं, 57 पद हैं, तो इसमें 97 बुलाए हैं, इसमें 40 अभ्यर्थी अधिक बुलाए हैं। दुगने इसमें भी नहीं बुलाए हैं लेकिन 40 बुलाए हैं। गणित की बात करें तो इसमें पदों की संख्या 30 थी, लेकिन केवल 6 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। 24 सीटें यहाँ पर कम हो गई हैं, तो क्यों ऐसा हुआ है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सत्र को आराम से वॉच कीजिए। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें 49 यानी 49 पद थे, जिसमें इन्होंने 78 लोगों को आमंत्रित किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। केवल 29 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा यहाँ पर बुलाया गया है पदों के सापेक्ष, तो दुगने इसमें भी नहीं बुलाए हैं। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की बात करें तो कुल पद 43 थे जिनके लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, यहाँ पर बुलाए हैं 93 लोगों को, 7 अधिक हैं दुगने से।
इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में 78 पद कुल थे, इसमें 172 लोगों को बुलाया है, इसमें दुगने से 16 अधिक लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इतिहास की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या 10 थी, इसमें 22 लोगों को बुलाया है यानी दुगने से 2 अधिक। भूगोल में 22 पद थे, इसमें 54 लोगों को बुलाया है अर्थात दुगने से 10 अधिक। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात करें तो केवल 9 पद थे, इसमें 18 लोगों को बुलाया है यानी ठीक दुगने लोगों को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ने आमंत्रित किया है। इसके अलावा पेंटिंग यानी कला की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या केवल 1 थी, लेकिन 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है अर्थात दुगने से 2 अधिक। और इसके अलावा मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें 1 पद था तो 3 लोगों को बुलाया है, तो 2 अधिक इसमें बुलाए हैं। और कृषि यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो 1 सीट थी जिस पे 3 लोगों को अभिलेख सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है अर्थात दुगने से अधिक बुलाया गया है। तो कुल पद 544 थे सामान्य शाखा में और 982 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है अर्थात 438 अधिक लोगों को बुलाया गया है। दुगने तो नहीं बुलाया गया है टोटल के, यानी अगर हम 544 को दोगुना करें तो 1088 होता है, लेकिन इन्होंने 544 के बजाय 982 को बुलाया है अर्थात 438 एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया है। ये क्यों बुलाया है इस पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या आयोग की मंशा है। प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा की बात करें तो विषयवार इसमें कुल 27 पद थे जिनके लिए 2020 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें भी मैंने 5 कॉलम बनाए हैं तो विषय वाइज आप देख लीजिए। अंग्रेजी में 1 पद था तो इसमें अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ ऐसा लिखा है, नो कैंडिडेट अवेलेबल लिखा है, तो अभी बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है। हिंदी में 4 पद थे, 6 लोगों को बुलाया है यानी दुगने से 2 कम। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पदों की संख्या 2 थी, इसमें आयोग ने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है ऐसा अपडेट दिया है। रसायन विज्ञान में 5 पद थे, 9 लोगों को आमंत्रित किया है यानी दुगने से 1 कम। और गणित की बात करें तो सीट 4 थी, केवल 1 को बुलाया है, यहाँ पर 3 सीटें कम कर दी हैं। जीव विज्ञान में 5 पद थे, 9 लोगों को बुलाया है यानी दुगने से 1 कम यहाँ पर बुलाया गया है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में 5 पद थे, यहाँ पर 9 लोगों को बुलाया गया है यानी दुगने से 1 कम। और भूगोल में भी आयोग ने बताया है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, जबकि 1 पद के लिए भर्ती हुई थी महिला शाखा में। तो कुल 27 पद थे और 34 लोगों को बुलाया है अर्थात केवल 7 अधिक लोगों को यहाँ पर आयोग ने बुलाया है, दुगने यहाँ पर नहीं बुलाए हैं। अब हम जानते हैं कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं ऐसा क्यों है और इतने अधिक अभ्यर्थी क्यों बुलाए गए हैं, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सत्र को समझने की कोशिश कीजिए तभी आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं ऐसा क्यों है इसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो मूल विज्ञप्ति थी 2020 में जब विज्ञप्ति जारी हुई लेक्चरर के लिए, ये मूल विज्ञप्ति है 9 अक्टूबर 2020 की। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आयोग ने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया था, यानी एक परसेंटेज निर्धारित किया था कि परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करना कंपलसरी है यदि आप परिवीणता सूची में आना चाहते हैं। यानी एक क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था कि इतने मार्क्स लाने के बाद ही क्वालिफाई माना जाएगा। इस प्रकार से आयोग ने रूल बनाया। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया आयोग ने फिक्स किया था कि कितने % मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। उससे नीचे दिए आपके मार्क्स आते हैं तो पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आयोग सीट को रिक्त कर देता है अर्थात नो कैंडिडेट अवेलेबल इस प्रकार से कर देता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये था परिशिष्ट 3 जो मूल विज्ञप्ति थी, उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्पष्ट किया था कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के विषयवार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो नियमावली बनी 2012 में, 13 में प्रथम संशोधन हुआ, 14 में द्वितीय संशोधन हुआ, 15 में तृतीय संशोधन हुआ और 16 में चतुर्थ संशोधन हुआ। तो इन संशोधनों के द्वारा एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया क्वालिफाइंग मार्क्स का, जो कि निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है किसी भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग माने जाने के लिए, तभी उसका सिलेक्शन आयोग में हो पाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर है आरक्षण की श्रेणी और इधर
दर्शाया गया है विषयवार लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में, यानी इतने % अंक लाने कंपलसरी हैं यदि आप सेलेक्टेड लिस्ट में आना चाहते हैं। बशर्ते मेरिट कहाँ जाएगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग कम से कम इतने % मार्क्स उस पेपर में लाएंगे वही लोग क्वालिफाई माने जाएंगे और उन्हीं का चयन होने की संभावना रहेगी। तो सामान्य श्रेणी में यानी अनारक्षित एवं संबंधित उप श्रेणी में 45%, यानी 200 का यदि हम 45% निकालते हैं तो 90 मार्क्स होते हैं। तो जो लोग जनरल श्रेणी में हैं यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के कम से कम 200 में से 90 मार्क्स आने जरूरी हैं, तभी वो क्या माने जाएंगे क्वालिफाई। और यदि इससे कम आते हैं उनके तो वहां पर आयोग क्या कर देता है, पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण सीट रिक्त यानी नो कैंडिडेट अवेलेबल, और फिर उन पदों को अगली भर्ती में जोड़ देता है। तो 45% लाने जरूरी थे जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस अर्थात कमजोर हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 40%। तो 40% का मतलब है 80 नंबर, 200 में से 80 नंबर लाने जरूरी हैं। यदि इससे कम आते हैं तो वही कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे और वहां पर आयोग सीट को रिक्त कर देगा, अर्थात मेंशन करेगा कि नो कैंडिडेट अवेलेबल, या हिंदी में लिखेगा पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण सीट रिक्त। फिर उन पदों को वो आने वाली अगली भर्ती में जोड़ता है। इसी प्रकार उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी जिसे ओबीसी कहते हैं, तो इसमें भी 40% है, यानी 200 में से मिनिमम 80 मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स, और संबंधित श्रेणी वालों के लिए 35 मार्क्स अर्थात 70 नंबर 200 में से। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यदि इससे कम लाते हैं तो उसे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और वे सीटें रिक्त मानी जाएगी अर्थात खाली मानी जाएगी। फिर यहाँ पर नोट भी दिया था कि संबंधित श्रेणी / उप श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रवीणता सूची का मतलब है मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके मार्क्स कम से कम यहाँ पर दिए गए क्राइटेरिया यानी क्वालिफाइंग मार्क्स % से ऊपर हों। बशर्ते मेरिट इतने नीचे नहीं आती है लेकिन इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं। जैसे कि आप इस बार देख रहे हैं कि महिला शाखा में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, महिला शाखा में कई विषय ऐसे हैं जहाँ पर आयोग ने सीटों को रिक्त कर दिया। ये देख लीजिए आप, अंग्रेजी में नो कैंडिडेट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर महिला शाखा में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाया। उसी प्रकार भौतिक शास्त्र में देख लीजिए 2 पद थे लेकिन रिक्त हैं, और इसके अतिरिक्त भूगोल में भी 1 पद था लेकिन कोई भी कैंडिडेट उतने मार्क्स नहीं ला पाए। परंतु जिनका नाम इस सूची में कल आया है वो हो अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इतने अभ्यर्थियों को आयोग ने बुलाया क्यों है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो मैंने ये लिस्ट यहाँ पर बनाई है कि दुगने से भी अधिक बुलाए हैं, किसी में दुगने बुलाए हैं, किसी में दुगने से कम बुलाए हैं। ऐसा आयोग इसलिए करता है क्योंकि आयोग का एक रूल है कि आयोग जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी विषय में आयोग ने 78 पद निकाले, जैसे अर्थशास्त्र में 78 पद निकाले थे जब भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ था, यदि आयोग केवल 78 लोगों को ही बुलाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, केवल 78 लोगों को ही बुलाता कल का जो परिणाम दिया उसमें, और ये 78 लोग वहां पर जाते, और हो सकता था इनमें से कुछ लोग ऐसे होते जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते, यानी डॉक्यूमेंट में भिन्नता होती, जो उन्होंने मूल आवेदन करते समय वहाँ पर भरा होगा और जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, या हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट फर्जी होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में तमाम प्रकार की त्रुटियां होगी, तो वहाँ पर आयोग को दिक्कत हो जाएगी। और फिर उत्तराखंड में या कई राज्यों में ऐसा होता है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, अब मुझे नौकरी दो। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, जिससे आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आयोग क्या कर रहा है कि यदि जैसे 78 पद हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसने 172 लोगों को बुला लिया, 172 लोगों को बुला लिया। यदि इन 78 में से कईयों के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे या तमाम प्रकार की त्रुटियां होगी, किसी का हो सकता बर्थ ईयर में होगा या कोई भी त्रुटि हो सकती है, तो इस कंडीशन में आयोग क्या करेगा, जो 172 लोग हैं तो
78 के बाद के लोगों को उसमें सेलेक्ट कर देगा और फाइनल जो रिजल्ट है उसे जारी कर देगा। तो अंत में जब आयोग रिजल्ट जारी करेगा तो उस समय वह अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी दे देगा, कट ऑफ मार्क्स भी दे देगा, संशोधित उत्तर कुंजी भी दे देगा और जितनों ने मेंस का एग्जाम दिया उन सबके मार्क्स भी दे देगा कि किसने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो ये कंडीशन होती है आयोग में, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि दुगने से अधिक या दुगने या हाफ प्लस कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है जब 25% विज्ञप्ति बढ़ेगी यानी पदों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिक लोगों का हो जाएगा तो आयोग को रिजल्ट जारी करने में आसानी होगी। इसलिए आयोग क्या कर रहा है कि जितने पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है उससे दुगने या उसका 1.5 गुना या उसका हाफ प्लस लोगों को वहाँ पर बुलाकर उनका डॉक्यूमेंटेशन कर ले रहा है, अर्थात वेरिफिकेशन कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और यदि किसी के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं, कोई त्रुटि होती है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है, चाहे आरक्षण में हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हो या प्रशिक्षण संबंधी कोई भी दस्तावेज हो, एक्सपीरियंस हो या एज प्रूफ हो, तो उसमें वो जो सूटेबल कैंडिडेट नहीं होगा उनको बाहर कर देगा, अपात्र घोषित कर देगा और जो पीछे के लोग होंगे उनको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। क्योंकि आयोग क्या करता है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता, इसलिए जो सीटें रिक्त हो जाती हैं उन्हें अगली भर्ती में जोड़ देता है। तो ये एक रीजन्स है जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऐसा किया है। तो जो लोग कल सेलेक्ट हुए हैं वह उनका फाइनल परिणाम नहीं है, लेकिन वो ये मान सकते हैं कि भगवान करे उनका जो नाम है वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 7 मार्च 2022 से डॉक्यूमेंटेशन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, विषय वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज अर्थात विषय के अनुसार और दिनांक के अनुसार। टाइम टेबल शेड्यूल आयोग की साइट पर जल्दी ही उपलब्ध होगा आचार संहिता हटने के तुरंत बाद, फिर उसके अनुसार ही फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें बहुत बहुत बधाई और भगवान करे कि उनका नाम जो फाइनल लिस्ट होगा उसमें भी आ जाए। तो इस वजह से आयोग ने ये रूल अपनाया है, क्योंकि आयोग के ऊपर भी प्रेशर होता है और कई बार उत्तराखंड में या कई स्टेट ऐसे हैं कि हो सकता है वह फिक्स कैंडिडेट्स को बुलाए, जैसे किसी में केवल एक पद है और एक ही को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, पता चल रहा उस आदमी के डॉक्यूमेंट अधूरे हो गए और फिर यह आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले गया कि मैं तो सेलेक्ट हो चुका था और आयोग ने मुझे सिलेक्शन नहीं दिया। तो इसमें आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो इस वजह से आयोग पहले ही उससे दुगने तिगने कैंडिडेट्स को वेरीफाई कर रहा है, ताकि यदि पहला वाला रिजेक्ट होगा, दूसरा वाला रिजेक्ट होगा, कोई ना कोई उसमें सेलेक्ट हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट होगा वह स्पष्ट और पारदर्शी होगा। तो यही कुछ रीजंस थे जिनके आधार पर आयोग ने ऐसा रूल बनाया है। बाकी जो भी अपडेट आगे आता रहेगा उनके सारे आंसर आपको समय समय पर दिए जाते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इससे अधिक मार्क्स आप देख लीजिए। बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें जितने लोगों ने भी मेंस दिया, जितने ने भी मेंस दिया उन सब के मार्क्स आएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।